क्यों आया तू यहाँ पर? क्यों आया? मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। इसको मैं खत्म करके रख दूंगा। नमस्कार दोस्तों। 3 मेडिकल स्टूडेंट्स एक दिन कुछ ऐसा फेस कर लेते हैं जिसकी कहानी, जो वो सिचुएशन थी, वो पूरी ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते। बुढ़ापे में भी याद करेंगे ना तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, घबराहट के मारे हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आप भी उस घटना की कहानी सुनेंगे तो ऐसी कोई गलती अपने सपने में भी नहीं दोहराएंगे जो इन लोगों ने ऐसी नॉर्मली खेलते हंसते कर दिए थे। आइए जय की ज़ुबानी उसी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी, 3 लड़कों ने इतने करीब से देखे और खास करके एक लड़के ने कि मतलब उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया। ये जो लड़के हैं, सबसे पहले हमें इनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम है आर्यन और एक शुभम और एक सत्यम। जो सत्यम और आर्यन है ना, ये लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और बहराइच नाम के शहर में ये लोग अपना मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। और मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे थे, सत्यम और आर्यन के गांव से वो कॉलेज, वो शहर 35-40 किलोमीटर दूर था। ये लोग छोटे से गांव से थे, इसलिए ये लोग एक हॉस्टल या बोलो रूम रेंट पे लेके रह रहे थे और पढ़ाई लिखाई इनका चल रहा था। वहीं पर कॉलेज में ही इन दोनों की दोस्ती होती है शुभम नाम के लड़के से। शुभम नाम का लड़का बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत शांत। ये लोग मतलब देखा जाए तो वो थे ब्राह्मण, ये लोग भी थे, लेकिन जो शुभम था ना, वो पूजा पाठ बहुत करता था। जब से उससे ये लोग मिले थे, ये लोग क्या देखते थे कि वो इतना पूजा पाठ करता है, चलो हम भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है तो। लेकिन वो सुबह भी पूजा पाठ करेगा, उसके बाद फिर पढ़ाई करेगा, मस्ती बहुत कम करता था। शाम के टाइम में कई बार वो पूजा करते 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 हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ खो जाता था। ये घंटों घंटों बीत जाते थे, वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आता था। वो ऐसे आंख बंद किया हुआ है, किसी जाप में या किसी चीज़ में वो खो गया है बिल्कुल। इस तरह से पूजा करता था। तो ये दोनों उसको देख के शौक भी होते थे, सोचते थे क्या है यार, कमाल है, ये तो बिल्कुल ही मस्ती नहीं करता। उसको कई बार छेड़ते भी थे, यार शुभम थोड़ा तो मस्ती कर लिया कर, थोड़ा तो हमारे साथ टाइम पास कर लिया कर, हम लोग तेरे बिना बोर हो जाते हैं यार, थोड़ा तो कर लिया कर। वो बोलता है खाली टाइम में तो करता ही हूँ ना मस्ती। वो लोग बोलते हैं, ये सत्यम और आर्यन, कौन सी तेरी मस्ती भाई, तेरी मस्ती भी एक बूंद की होती है, कौन सी मस्ती करता है तू। शुभम बोलता है जितनी ज़िंदगी में ज़रूरत हो उतनी ही मस्ती करनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, भगवान पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में यही काम आने वाला है। इन लोगों को ज्ञान की बातें बहुत बताता था। इनकी ज़िंदगी एकदम फ़न वाली, मज़े वाली, बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। इनके कॉलेज का छुट्टी वाला टाइम आता है, एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, उसके बाद छुट्टी वाला टाइम आता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि अपने अपने गांव चले जाते हैं। जो शुभम है वो थोड़े दूर गांव का रहने वाला था, जो उसका गांव था काफ़ी ज़्यादा दूर था। और सत्यम और आर्यन, ये दोनों जो थे, इनका गांव तो 35-40 किलोमीटर दूर था बस। तो ये लोग अपने गांव के लिए निकल जाते हैं, मस्त अपने गांव के लिए निकले। और ये दोनों अपने गांव पहुंच गए और शुभम अपने गांव चले गया। जब जाता है आर्यन अपने गांव, तो क्या पाता है कि मेरी भैया और भाभी तो घर पे है ही नहीं। वो भैया भाभी को बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। देखता है भैया भाभी है ही नहीं, अपनी मम्मी से पूछता है कि भैया भाभी कहाँ गए हैं। तो मम्मी बोलती है कि भाभी के घर पे ना एक बच्चे का मुंडन है, जिसकी वजह से भैया भाभी वहाँ पर गए हुए हैं। तो ये बोलता है तो मैं भी जाऊँगा ना, मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँगा। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, एक काम करो, इसके आर्यन के बाइक से ही तुम दोनों चले जाओ। तो आर्यन अपनी बाइक उठाता है, आर्यन और सत्यम ये दोनों भाभी के गांव पहुंच जाते हैं। भाभी के गांव पहुंचते हैं, वहां पर भाभी बहुत खुश है, अलग ही मिजाज में समझ में आ रही है। भाभी की फैमिली में भी सब बहुत अच्छे हैं, इनकी बहुत खातिरदारी करते हैं। वहां पर जाके इन दोनों को बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। जो भैया भाभी हैं वो भाभी का गांव भी दिखाते हैं इनको घूम घूम के। तभी भाभी बोलती है, लगभग शाम के 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा था, ये लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे। भाभी बोलती है कि देखो तुम लोग गांव तो घूम लिए हो मेरा, लेकिन तुम लोगों ने मेरे गांव के पास की नदी की तरफ नहीं गए हो। हमारे जो गांव के पास की नदी है ना, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। वहाँ पे जाओगे तुमको मज़ा ही आ जाएगा। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो यहाँ पर मैं बहुत घूमने जाया करती, मेरी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ बहुत घूमने जाती थी उस नदी किनारे, और हम बहुत टाइम पास करते थे, बहुत मज़ा आता था।
तो बोलता है आर्यन, हाँ ठीक है भाभी, चलेंगे, क्यों नहीं जाएंगे, आपकी फेवरेट जगह तो जाएंगे ही। इसकी जो भाभी थी ना, बहुत ही सुंदर तरह से बन ठन के हमेशा रहती थी और परफ्यूम भी बहुत ज़्यादा लगाती थी। इसके जो भैया हैं वो भाभी के लिए मस्त मस्त अलग अलग टाइप के अलग अलग फ्लेवर का परफ्यूम लेके आते थे और भाभी पूरे टाइम इतना परफ्यूम लगा के रखती थी कि भाभी के आसपास ही बहुत खुशबू फैली रहती थी। तो आज भी भाभी बहुत अच्छे से तैयार होके परफ्यूम लगा के रेडी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये लोग, भाभी, भैया, आर्यन और सत्यम, ये लोग निकल जाते हैं नदी की तरफ जाने के लिए। नदी की तरफ जाते हैं, नदी घूमते हैं, वहाँ की जगह देखते हैं। नदी के पास में एक जंगल टाइप का बगीचा टाइप था, वहाँ घूमते हैं। इनको बहुत मज़ा आता है। लेकिन जैसे ये नदी के एक दूसरे कोने की तरफ पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर तो लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। मतलब हिंदू का भी और मुस्लिम लोगों का भी, दोनों का अलग अलग जगह पे थोड़ा सा ऐसा बना के रखा गया है। तो जो भाभी है ना, वो उधर घूमते घूमते जाती है तो आर्यन बोलता है, भाभी आपने बताया नहीं कि यहाँ पर भी अंतिम संस्कार करते हैं और हम यहाँ क्यों घूम रहे हैं, नदी के दूसरे साइड ही अच्छा लग रहा था, वहीं घूम लेते ना। आर्यन को थोड़ा सा अजीब लगता है। भाभी बोलती है, क्या अजीब लगना, मैं शादी से पहले भी बहुत घूमती थी और इधर भी आती थी, ऐसा कुछ अजीब लगने वाली बात नहीं है। जो भाभी है ना, एक कब्र टाइप कुछ बना हुआ था, उसके ऊपर बैठ जाती हैं और उनके जो हील्स पहनी हुई थी उसका एक कोने का कुछ निकला हुआ था, उसको ठीक करने लगती है। वो ठीक करती है और उसके बाद उठती है। थोड़ा थोड़ा अंधेरे वाला टाइम हो गया था तो भाभी और ये लोग सब वापस से भाभी के घर आ जाते हैं। जैसे ये लोग भाभी के घर आते हैं, भाभी कुछ अजीबोगरीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। कुछ अजीब गरीब तरह से बात करना, बहुत रूडली, कुछ बहुत गंदा कदम बोलना। तो आर्यन बोलता है कि भैया, भाभी ऐसे क्यों बात कर रही हैं, अपने घर वालों से भी और सबसे वो ऐसे क्यों बात कर रही है। तो भैया बोलते हैं कि हो सकता है अपने मायके है ना, तो ज़्यादा एक्साइटेड हो गई होगी, मायके में आके उसको खुशी हो गई होगी। क्या करना है, छोड़ना, जाने दे, अपन को क्या करना है, अपने घर वालों से लड़ रही है, हमको क्या करना है। तो आर्यन बोलता है कि हो सकता है, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। ये लोग उस दिन मुंडन वाला जो भी काम था, कार्यक्रम, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और दूसरे दिन आर्यन, सत्यम, भाभी, भैया सब लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। अपने गांव जब वापस आते हैं ना, तो उस टाइम पे भाभी की हरकत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो अजीबोगरीब तरह से सबसे बात कर रही है, अजीबोगरीब हरकत कर रही है। रात के टाइम में चिल्ला के उठती थी, कुछ भी किसी को बोल देती थी। कुछ दिनों तक सारी चीज़ें होती रही और आर्यन भी देखता था, सत्यम भी देखता था कि ये क्या हो गया भाभी को। लेकिन घर वाले लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते थे, इग्नोर ही करते थे। अब इनका टाइम हो जाता अपने कॉलेज वापस जाने का, बहराइच वापस जाने का टाइम हो जाता है। तो जो आर्यन है वो और सत्यम, जो उनकी बाइक थी, उनकी बाइक से अपने कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे शुभम ऑलरेडी पहले से आ चुका था और वापस से इनकी ज़िंदगी कॉलेज वाली, पढ़ाई वाली हो जाती है, नॉर्मल ज़िंदगी हो जाती है। लेकिन वहाँ पे रहते हुए इनको सिर्फ 2 दिन ही हुआ था कि अचानक से एक दिन आर्यन की मम्मी आर्यन को फ़ोन करती है और बहुत ही घबराए हुए, रोते हुए बोलती है, बेटा आर्यन घर वापस आ जा, भाभी को कुछ हो गया है, कुछ बहुत अजीब हो गया है, घर वापस आ जा। तो आर्यन बोलते, क्या हो गया भाभी को। मम्मी बोलती, भाभी बेहोश भी हो रही है और कुछ तो अजीब हो रहा है, बार बार बेहोश हो रही है, कुछ भी हो जा रहा है, जल्दी आ। तो आर्यन बोलता, हाँ ठीक है मम्मी, हम आते हैं। जो उनकी बाइक थी, उस बाइक पे बैठ के शुभम, सत्यम और आर्यन, तीनों ये लोग आर्यन के गांव के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उसके घर पहुँचते हैं, बाइक बाहर खड़ी करते हैं और जैसे ही सत्यम और आर्यन अंदर, घर के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन जो शुभम है वो अंदर एंटर करने ही वाला था, उससे पहले अपने कदम रोक देता है और वो अंदर एंटर नहीं करता है। आर्यन बोलता है कि क्या हो गया भाई, आना अंदर, भाभी अजीब से चिल्ला रही, चल के देखते क्या हो गया। शुभम बोलता है, नहीं तो देख, मैं बाहर ही ठीक हूँ। अजीब तरह से बोलता है शुभम। आर्यन को लगता है ऐसी क्यों बात कर रहा है यार, मेरे घर आया है ये, ऐसा थोड़ी बात कर सकता है। लेकिन सब कुछ इग्नोर करके आर्यन और सत्यम भागते हुए भाभी के पास जाते हैं। जैसे ही भाभी के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो भाभी है ना, इतनी बड़ी कैंची लेके पूरे बाल अपने काट रही है। और जो इसकी भाभी थी, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, बन ठन के रहना, सुंदर रहना बहुत ज़्यादा पसंद था और भाभी अपने बाल किसी को टच भी नहीं करने देती थी और अभी वो अपने बाल काट रही है।
ये चीज़ देख के बहुत ज़ोर से घबरा जाता है। आर्यन बोलता है भाभी भाभी आप ये क्या कर रही हो, भाभी दो कैंची दो। लेकिन वो एकदम ज़ोर से हाथ झटकारती है और बोलती है चुप रह तू, चले जा यहाँ से। अजीब सी भारी सी आवाज़ में बोलती है। तो ये जो आर्यन है भागते हुए मम्मी के कमरे में जाता है और बोलता है क्या हो गया मम्मी, आपने जल्दीबाजी में बोला आप भाभी के पास क्यों नहीं हो। मम्मी बोलती है भाभी के पास कोई नहीं रह सकता, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है, कुछ भी उठा के मारने की कोशिश कर रही है, कुछ भी कर रही है, मैं इसीलिए अपने कमरे में आके बैठी थी। बोलता है आर्यन की मम्मी वो अपने बाल काट रही थी बहुत बुरी तरह से, बहुत गड़बड़ है, मेरे दोस्त लोग आए हम संभाल लेंगे, आप आओ बाहर। मम्मी कमरे से बाहर आती है और जैसे ये लोग आंगन वाले एरिया में आते हैं तो क्या पाते हैं, जो भाभी अपने बाल काटी हुई थी ना उसको पूरा बाल को जला रही है बहुत बुरी तरह से और अजीब सी ठहाके लगा के डरावनी सी हंसी से हंस रही है, बहुत ही डरावनी हंसी से। जो आर्यन है बहुत ज़ोर से घबरा जाता है, भाभी को रोकने की कोशिश करता है तो बहुत ज़ोर से धक्का मारती है, जाके दूर गिरता है। आर्यन भागते हुए बाहर शुभम के पास जाता है और बोलता है भाई तू पूजा पाठ करता है ना, कुछ भाभी को कुछ हो गया, चल के देखेगा क्या, कुछ अजीबोगरीब हरकत हो रही है। शुभम बोलता है कि मुझे पता है आर्यन, मुझे पता है, इसलिए मैं अंदर एंटर नहीं कर रहा था। तेरी भाभी नहीं है, जो तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। तेरी भाभी वो नहीं है जो तुझे दिखाई दे रही है। ये बोलता है तू कैसी बात कर रहा है भाई, मेरी भाभी है वो। तो शुभम बोलता है कि अगर तुझे मेरी बात पे विश्वास है तो जो मैं मांग रहा हूँ मुझे लाके दे और अपने घर वालों को बोल, उनसे परमिशन ले कि मैं जब भी जो भी करूँगा मुझे रोकेंगे नहीं, मुझे करने देंगे। अपनी मम्मी को बुला के लाता आर्यन। उसकी मम्मी बोलते बेटा देखो तुमको जो करना है वो करो, बस मेरी बहू को ठीक कर दो, वो बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रही है। शुभम बोलता है चलिए मेरे साथ, एक लोटा में गंगा जल लेके आइए और बस बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ बाद में। तो उसकी मम्मी भागते हुए जाती है पूजा रूम से, लेके आती है गंगा जल और आर्यन भी वहीं खड़ा है, सत्यम भी खड़ा है और शुभम गंगा जल अपने हाथ में लेता है। जो उसने रुद्राक्ष की माला पहन के रखा था वो माला में कुछ मंत्र पढ़ता है और 3 बार गंगा जल में डुबोता है, निकालता है, डुबोता है, निकालता है और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ के वो अपने गले में वापस रुद्राक्ष की माला पहन लेता है और जो गंगा जल था ना वो भाभी के ऊपर जोर से छिड़कता है और जैसी भाभी के ऊपर छिड़कता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है क्यों आया तू यहाँ पर, क्यों आया, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको मैं खत्म करके रख दूंगा। किसी आदमी की आवाज में भाभी बोलती है। जो शुभम था वो बोलता है कैसे नहीं छोड़ेगा तू, मुझे पता है तू कौन है और चुपचाप इस औरत को छोड़ दे, क्या करी इस औरत ने तेरा। और बोलता मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुझे मैं खत्म करूंगा पहले और फिर उसके बाद इस औरत को। शुभम जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहा है और जल छिड़क रहा है। वो अजीब सी हाइपर हो रही है उसकी भाभी और बहुत ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ ऐसे ज़मीन पे पटक रही है कि पूरा लाल पानी हाथ से निकल गया, खुद के बाल उखाड़ रही है, खुद को चबा रही है। जो शुभम है वो अब अजीब सा हो गया है, अजीब से बहुत तेज़ मंत्र पढ़ रहा है, इतने तेज़ मंत्र पढ़ रहा है कि उसका पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, इतने तेज़ मंत्र पढ़ रहा है। तभी अचानक से जो भाभी थी ना वो बहुत गुस्से में उठती है और शुभम को मारने के लिए जाती है। जब वैसे ही उसके आर्यन की मम्मी और आर्यन बचाने के लिए आते हैं, शुभम ऐसे हाथ करता है, रोक देता है, बोलता है वहीं रुको, कोई बीच में नहीं आएगा। और शुभम और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगता है और अब अपनी आँख खोलता है और जैसे ही शुभम अपनी आँख खोलता है उसकी आँख पूरी तरह से लाल थी, मानो खून जमा हो गया है, इतनी उसकी आंख लाल थी। और वो बहुत तेज से मंत्र पढ़ते हुए वो जो रुद्राक्ष की माला उसने अपने गले में पहना था वो माला निकालता है और भाभी के गले में डाल देता है। जैसी भाभी गले में डालता है वो जोर जोर से छटपटाने लगती है, बहुत जोर जोर से बोलता है शुभम बता कौन है तू, क्यों इस औरत को परेशान कर रहा है। तो वो जो उसके अंदर की आत्मा थी वो बोलता है कि मेरा नाम ये, कुछ तो नाम बताता है वो, कि ये औरत मेरे कब्र पे आके बैठी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इतनी सुंदर लगी, मैंने सोचा ये मेरे कब्र पे बैठी है, अब मैं इसके साथ ही चले जाता हूँ और तब से मैं इस औरत के साथ आ गया हूँ, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शुभम बहुत ज़ोर से पकड़ता है भाभी का हाथ और बहुत तेज़ लाल लाल आँखों से मंत्र पढ़ता है और रुद्राक्ष की माला को ऐसे टच करता है और छोड़ देता है।
वैसे ही भाभी जो अभी तक फड़फड़ा रही थी, अजीब सी हो रही थी, वो बेहोश हो जाती है। और जैसे भाभी बेहोश होती है, शुभम बोलता है, अभी मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ बेहोश हुई है और कुछ टाइम के लिए नॉर्मल हुई है। जब तक ये माला रहेगा गले में, थोड़ी सी नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो आत्मा है, उस आत्मा का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना बड़ा बाबा तांत्रिक तो हूँ नहीं, छोटी मोटी विद्याएं हैं मेरे पास। आप लोग एक काम करो, इनको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। शुभम ऐसा बोलता है। तो घर वाले बोलते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी, तो वो बोलता है जल्दी, जल्द से जल्द आज रात में ही निकलो। जो भैया है वो और आर्यन, भाभी, तीनों मेहंदीपुर बालाजी के लिए अपनी गाड़ी निकालते हैं, कार, और निकल जाते हैं। और कुछ घंटों का रास्ता तय करके मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं। ज़्यादातर टाइम रास्ते में सोई रहती थी, उठती तो अजीब सी कांपती थी, फिर सो जाती थी। मेहंदीपुर बालाजी ले गए, वहाँ पे बाबा जी झाड़ फूँक किए और एक धागा भाभी के गले में पहना देते हैं। बोलते हैं कि वो उसकी आत्मा इसके शरीर से निकल गई है और यहीं मंदिर में ही कैद हो गई है। अब वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन याद रखो 7 दिन तक इस औरत के गले में ये धागा रहना चाहिए। और जब तुम जाओगे यहाँ से, तो जाते टाइम कोई भी आवाज़ लगाए, पीछे मुड़कर मत देखना। रुद्राक्ष की माला बाबा जी ने निकाल दिए थे भाभी के गले के अंदर से, और वो पहना दिए थे, वो धागा, लाल धागा पहनाए थे। माला लेके आते हैं और ये लोग वापस लौटते हैं मेहंदीपुर बालाजी से। जो रुद्राक्ष की माला थी शुभम की, उसको वापस देते हैं और बहुत थैंक यू बोलते पूरे घर वाले लोग कि बेटा तुम नहीं होते तो शायद हमारी बहू जिंदा नहीं होती। और आर्यन आज भी बहुत ज़्यादा मानता है शुभम को कि शुभम की वजह से मेरी भाभी आज ठीक है। आज भी जब मिलता है तो बहुत थैंक यू बोलता है, भाई देख तेरी वजह से मेरी भाभी ठीक हो गई और अभी सब कुछ ठीक है। इन लोगों की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, भाभी की ज़िंदगी भी नॉर्मल है, सब अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। चलो बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पर एक दोस्ती तो था, हाँ। प्रॉपर दोस्ती हो गया। एक ऐसे रूप में सामने आया सभी के कि वो लाइफ सेवर बन गए एक तरीके से। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हो? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद आर्यन ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में अपनी कहानी लिख के भेज सकते हो और हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट कुछ अच्छा लगे तो परचेस कर सकते हो। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।